Hello dear friends, you all are heartily welcome. This is Kumar Anand and you are watching Arsambad. Arsambad is an online learning platform for economics and Indian economy. बच्चों आज के अपने इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा पर आने वाले प्रश्नों के संबंध में। आज का जो हमारा सेशन होगा, आज का सेशन बहुत स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इसमें आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन किस पे बेस्ड है बेटा? अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले चर्चा की, क्लासेस देखी आप लोगों ने, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में उसके सभी क्षेत्र, जितना उसका क्षेत्र विस्तार है ना, सब में जहां जहां से प्रश्न बन सकता है वहां से प्रश्नों को यहाँ पे रखने की कोशिश की गई है। ढेर सारे प्रश्न होंगे जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा पर, और कुल मिलाकर के 70-80 प्रश्न हल करते करते कहीं से कुछ ऐसा नहीं बचेगा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा से उसके अतिरिक्त कहीं से प्रश्न आ जाए। क्लियर है? बहुत कम गुंजाइश रहेगी कि उसके अतिरिक्त कहीं से प्रश्न आएगा। एक तो हम लोग लेक्चर लेंगे, लेक्चर में संबंधित टॉपिक्स को बेहतर तरीके से समझेंगे। उस समझने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर जितने प्रश्न बन सकते हैं, संभावित जितने प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे प्रश्न के रूप में अर्थसंवाद के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, प्रश्नों की चर्चा करने में, प्रश्नों के चर्चा से संबंधित जो सेशन होगा उसका फायदा आप लोगों को तभी मिलेगा जब उस टॉपिक से आप लोग अवगत होंगे। ज्यादा फायदा आप लोगों को तब मिलेगा जब उस टॉपिक से आप लोग बेहतर तरीके से अवगत होंगे। क्लियर है? एक बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा, अच्छे तरीके से सजो लीजिएगा कि मेहनत का बच्चों कोई विकल्प नहीं होता है ना। खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए, इतना अपने आप को मास दीजिए ना कि सोने की चमक आपके सामने फीकी पड़ जाए आपकी सफलता के सामने। ठीक है, देखिए, मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं होता। कहा यह जाता है कि जो हमें सफलता मिलती है हमारे प्रयासों के द्वारा, अपने जो लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो सफलता है ना, उसमें 98%, 99% हमारी मेहनत का योगदान होता है, और मात्र 1 या 2% जो है वो लक फैक्टर काउंट करता है। क्लियर है? तो खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सो वर्क हार्ड। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, जो कमजोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं, जिन्हें उगना होता है ना वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। तो बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं, ज्यादा समय जाया ना करते हुए। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड पे है बच्चों, ये देखिए। Who gave the definition of scarcity in economics? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के संबंध में जितने प्रश्न बन सकते हैं उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रश्न के रूप में लेकर के, संकलित करके हम आपके सामने आज के सेशन में प्रेजेंट है बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। प्रश्न कहां से किस रूप में आपके सामने टकरा जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों के प्रैक्टिस के तौर पे हम लोग इस सेशन की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दिया था? स्कैर्सिटी रिलेटेड इकोनॉमिक्स का जो डेफिनेशन है वो किसने दिया था, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला है लियोनेल रॉबिन्स, दूसरा है एरिक रॉल, तीसरा है मिल्टन फ्रीडमैन, चौथा है डी ऑप्शन है मॉरिस डॉब। तो हमने आपसे क्या कहा था बच्चों? मॉरिस डॉब जो है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा देने के पक्ष में नहीं है। ठीक है, जब ये परिभाषा आई थी, शुरुआत जब की गई थी इसकी अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा, उसके बाद में आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन, तो ये भी नहीं है। एरिक रॉल परिभाषा देने के पक्ष में है, लेकिन इन्होंने इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा को नहीं दिया है। तो विकल्प कौन सा बचता है जो कि सही होगा इस प्रश्न के संदर्भ में? वो विकल्प है बच्चों ए। दुर्लभता संबंधी इस परिभाषा के संबंध में जो विकल्प सही है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा स्कैर्सिटी सेंट्रिक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का या स्कैर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का, वो प्रोपाउंड किसने किया था, उसको किसने दिया था, शुरुआत उसकी किसने की थी, या उसको किसके नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है बच्चों लियोनेल रॉबिन्स के नाम से। लियोनेल रॉबिन्स के नाम से रट लीजिएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है ना बच्चों वो है लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, स्कॉटलैंड के संभवतः ये भी थे। और 1898 से रॉबिन्स जो है वो 1898 से
1984 तक इनकी जीवन अवधि होती है। ठीक है, ये कालखंड जब हम लोग देखते हैं ना, जैसे संबंधित कोई महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है, उसके जीवन का कालखंड देखते हैं कि कितने दिन तक वो इस धरती पर रहा, अपनी सेवाएं दी, अपना योगदान दिया मानवता को किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रूप में। ठीक है, तो ये जब कभी कालक्रम के अनुसार विचारों को समायोजित करने के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो वहां उन प्रश्नों को हल करने में हमें सहायता मिलती है। कब? जब हम संबंधित चीजों को उसके वर्ष के साथ समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, चलिए खैर, लियोनल रॉबिन्स, या इनका पूरा नाम है बच्चों लियोनल चार्ल्स रॉबिन्स। ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। 1898 से 1984 के बीच में इस धरती पे रह करके इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान देते हुए ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें ये व्याख्याता थे, पढ़ाते थे, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र विभाग के महत्वपूर्ण सदस्य थे रॉबिन साहब, लियोनल रॉबिन साहब। और इन्होंने अपने योगदान के द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को विश्व स्तरीय ख्याति दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्लियर है? चलिए, तो ये लियोनल रॉबिन्स जो है, उन्होंने अपने जीवन काल में अर्थशास्त्र के विविध पक्षों के ऊपर विभिन्न पुस्तकें लिखी हैं। उन पुस्तकों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, क्योंकि लियोनल रॉबिन्स अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा देने के कारण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री समझे जाते हैं। इनसे संबंधित पुस्तक जो कि सबसे फेमस थी, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जिसमें उन्होंने अपने अर्थशास्त्र की परिभाषा को प्रतिपादित किया था या दिया था, उसके ऊपर विस्तार से विश्लेषण या विवेचन किया था। ठीक है, लेकिन लियोनल रॉबिन्स की अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संबंधित जो है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र से संबंधित और पुस्तकें और बुक्स जिन्होंने पब्लिश की, इन्होंने लेखन कार्य किया, उसमें से पहला नाम है बेटा द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी हैं लियोनल रॉबिन्स की? लगे हाथ आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। द ग्रेट डिप्रेशन। देखिए, द ग्रेट डिप्रेशन जो है, ये जाहिर सी बात है डिप्रेशन के आसपास लिखी गई होगी। ठीक है, तो ये ग्रेट डिप्रेशन 1932 में शायद लिखी गई थी या प्रकाशित हुई थी। खैर, द ग्रेट डिप्रेशन पहली पुस्तक हो गई इनकी, और इसके नाम से ही स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए कि द ग्रेट डिप्रेशन किसकी पुस्तक है, ये पूछ लिया, या इसको दूसरे रूप में भी पूछा सकता है कि द लियोनल रॉबिन्स की पुस्तक द ग्रेट डिप्रेशन में किस बिंदु पर चर्चा की गई है, या किस बिंदु को केंद्र में रख करके ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, तो ये महामंदी के कारणों और उसके प्रभाव की चर्चा की जाती करते हैं लियोनल रॉबिन्स अपने इस बुक में द ग्रेट डिप्रेशन में। दूसरी पुस्तक है इनकी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार। ठीक है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार, PEA, हाँ, पीस एंड वार। ठीक है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार, ये लियोनल रॉबिन्स की दूसरी पुस्तक है। जाहिर सी बात है, इसमें युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली विविध प्रकार की जो चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों के बारे में विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। तीसरी पुस्तक है द थियरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, ये तीसरी पुस्तक है, और जाहिर सी बात है कि इस पुस्तक में रॉबिन साहब ने आर्थिक निर्माण संबंधी सिद्धांतों की व्यापक और विशद चर्चा की है। और चौथी पुस्तक जो है इनकी फ्रीडम एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपनी इस पुस्तक में जिसका नाम है फ्रीडम एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपनी इस पुस्तक में रॉबिन्स ने आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक संरचना के संबंधों की विवेचना की है। क्लियर? तो ये रॉबिन साहब की विविध पुस्तकों का नाम है। ठीक है, पहला आपने देखा द ग्रेट डिप्रेशन है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार है, द थियरी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है, और चौथी पुस्तक जो है वो फ्रीडम एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ये इनकी चार पुस्तकें जो है इनसे संबंधित है, जो कि ज्यादा ख्याति प्राप्त है। इससे भी ज्यादा संबंधित चर्चित और लोकप्रिय प्रसिद्ध एक और पुस्तक है जो लियोनल रॉबिन साहब ने लिखी है, लियोनल रॉबिन साहब के द्वारा लिखी गई है। उस पुस्तक में ही उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा की व्यापक चर्चा की है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को प्रतिपादित किया है। ठीक है, फ्रीडम एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अपनी इस पुस्तक में रॉबिन्स ने लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स ने आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक संरचना
के संबंधों की विवेचना की है। ठीक है, और 1920 के दशक में रॉबिन्स ने मार्शल की जो प्रतिनिधि फर्म, रिप्रेजेंटेटिव फर्म की जो कॉन्सेप्ट मार्शल ने दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उस प्रतिनिधि फर्म की बड़ी आलोचना करते हैं। और आलोचना करते हुए कहते हैं, मार्शल के रिप्रेजेंटेटिव फर्म के कॉन्सेप्ट की आलोचना करते हुए लियोनेल रॉबिन्स कहते हैं कि मार्शल के प्रतिनिधि फर्म की अवधारणा किसी उद्योग के संतुलन को समझने में कोई मदद नहीं करती है। आप लोगों ने, जब हम लोग पढ़ेंगे ना बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसमें जब हम लोग ट्रेड साइकिल पढ़ेंगे तो फ्रेडरिक हैयक की नाम आप लोग सुनेंगे। ठीक है, कहीं हेयक लिखा होता है, कहीं ये इनका नाम है, कहीं हायक लिखा होता है। ठीक है, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्रेडरिक हायक या फ्रेडरिक हेयक, ठीक है, ये इनके बड़े घनिष्ठ थे, किनके, लॉर्ड रॉबिन्स के, और इनके गुरु के समान थे। और ये फ्रेडरिक हायक जो थे, उन्होंने रॉबिन्स को अपने साथ ले लिया और लेकर के ऑस्ट्रिया चले गए। ठीक है, ऑस्ट्रिया के निवासी थे फ्रेडरिक हायक। ठीक, तो प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री फ्रेडरिक हायक के सहयोगी थे लॉर्ड रॉबिन्स। और 1930 में ब्रिटेन में जब केन्सियनवाद प्रभावी होने लगा, देखिए 1930 में जब मंदी आती है तो वहीं से केन्स का उदय होता है। ठीक है, 1930 में ब्रिटेन में जब केन्सियनिज्म जो है वो प्रभावी होने लगता है, तब रॉबिन्स जो है 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य थे। ठीक है, 1930 के आसपास रॉबिन्स महोदय वो सरकार के आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसमें 5 सदस्य थे, उसमें एक सदस्य थे। और इस 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने आयात प्रतिबंधों और सार्वजनिक निर्माण व्यय, पब्लिक वर्क एक्सपेंडिचर का विरोध किया था। मंदी जो आई थी, उस मंदी के निराकरण के संबंध में क्लासिकल इकोनॉमिक्स द्वारा जो भी सुझाव दिए गए थे, जो भी रेमेडी का प्रयास किया गया था, उपाय बताया गया था, सारे प्रयास निष्फल हो गए, बेकार हो गए, ध्वस्त हो गए। और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विचारों, संकल्पनाओं, उनके द्वारा सुझाए गए उपायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा मंदी को दूर करने के परिप्रेक्ष्य में, संबंध में। और इसीलिए वहीं पे क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा जो विचार प्रतिपादित किया गया था, उस पर बहुत ज्यादा संदेह गहराने लगा था। ठीक है, और इसी पृष्ठभूमि में केन्स महोदय आते हैं और उन्होंने कहा था कि साहब, ये जो सरकार के अहस्तक्षेप की नीति का बड़े प्रबलता से समर्थन करते हैं ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, वो कारण है इस मंदी का, क्योंकि कोई पूंजीपति जो निजी उत्पादक जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन करेगा, जाहिर सी बात है जब मंदी की स्थिति होगी बाजार में, जब मांग का स्तर क्रमशः घटते बहुत कम होता चला जा रहा है और बहुत निम्न स्तर पे पहुंच गया है, जहां पे पहले से उत्पादित वस्तुओं का ही की बिक्री होना संभव नहीं हो, उसमें और अधिक उत्पादन, अतिरिक्त उत्पादन करने का प्रयास कोई बेवकूफ ही करेगा, निजी उद्यमी अगर होगा तो सरकार क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है, देश के गार्जियन होने के नाते जो समस्याएं आती हैं राष्ट्र के समक्ष, देश के समक्ष, उसके निराकरण का, उसके समाधान का प्रयास करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अपने नागरिकों के कल्याण को बेहतर करने की जिम्मेदारी, ठीक है, सरकार की होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में केन्स ने कहा था कि मांग को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक खर्च को बढ़ाया जाना जरूरी है। तो कहा यह गया कि साहब, जब निजी उद्यमी या उत्पादक जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही नहीं, क्योंकि मांग है ही नहीं, जो पहले उन्होंने उत्पादन किया था वही नहीं बिका है, तो अतिरिक्त निवेश करके अतिरिक्त उत्पादन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, कोई तर्क ही नहीं है यहाँ पे। तो सरकार जो है वो खर्च करे, सरकार के सामने भी समस्या थी कि खर्च करे तो कहाँ करें। उसी संदर्भ में केन्स ने बड़ा मतलब तार्किक कहिए या सामयिक, जो उस समय के लिए जरूरी था, वैसा सुझाव दिया कि कुछ नहीं अगर करने को है तो लोगों को रोजगार दीजिए, दिहाड़ी मजदूर के रूप में नियुक्त करिए, दिन भर गड्ढा खुदवाइए और गड्ढा खुदवाने के बाद दूसरे शिफ्ट में उसी गड्ढे को दूसरे लोगों से जो मजदूरी करने के लिए आते हैं उनसे भरवाइए और मजदूरी के रूप में उनकी जेब में डॉलर डालिए। फिर जब वो डॉलर उनके जेब में आएगा तो वो बाजार की तरफ जाएंगे, बाजार में जाएंगे तो वस्तु सेवाओं को खरीदेंगे। इस तरह से मांग में वृद्धि की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और जब मांग की प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाएगी तो वो निरंतर ऐसी शक्तियां गतिशील होंगी, क्रियाशील होंगी कि उस मांग को निरंतर बढ़ाती ही जाएंगी। ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय में भी सार्वजनिक निर्माण व्यय का जो समर्थन किया था केन्स ने, उस
विचार का प्रभाव ब्रिटेन पर भी बहुत ज्यादा दिखाई दिया और इस विचार का केन्स के इस विचार का विरोध किया था लियोनेल रॉबिन्स ने। ठीक है, तो 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के एकमात्र सदस्य थे रॉबिन्स साहब, जिन्होंने केन्स के द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और सार्वजनिक निर्माण व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए, इस सुझाव का विरोध किया था। ठीक है, और द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार नामक अपनी पुस्तक में रॉबिन्स ने कुल मांग या समग्र मांग जिसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कहते हैं के द्वारा पूर्ण रोजगार के कीन्स के नीतियों का समर्थन भी किया था, याद रखिएगा। ठीक है, कि रॉबिन्स ने केन्स के विचारों का केवल विरोध ही नहीं किया था, किन विचारों का विरोध किया था ये भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र के रूप में पूछा जा सकता है। आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा तो हायर लेवल की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आपकी समझ कितनी व्यापक है, कितनी गहरी है, कितनी स्पष्ट है, ये जैसे जैसे बेहतर परीक्षा देते हैं, बेहतर नौकरी के लिए आप परीक्षा देने जाते हैं, वैसे वैसे उस प्रश्नों की श्रेणी या उसका जो है गुणवत्ता स्तर भी निरंतर उसमें वृद्धि होती जाती है। जैसे टीजीटी के एग्जाम में सबसे सरल प्रश्न आएंगे, उसके बाद से पीजीटी के एग्जाम में टीजीटी की तुलना में थोड़ा सा कठिन प्रश्न आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में थोड़ा सा कठिन प्रश्न आएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के सापेक्ष या उसी के लमसम जो है आप मान सकते हैं कि नेट जेआरएफ की एग्जाम में भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार, जो ये इनकी किताब पुस्तक है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन पीस एंड वार, इस पुस्तक में, इस बुक में रॉबिन्स ने कुल मांग या समग्र मांग जिसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं के द्वारा पूर्ण रोजगार के कीन्स के नीतियों का समर्थन किया था। क्लियर है? तो ये जो है संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने की लॉर्ड रॉबिन्स की। लॉर्ड रॉबिन्स ने जो दुर्लभता का परिभाषा दिया था वो अर्थशास्त्र के स्वरूप, अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र की उपयोगिता या उपादेयता को बड़े सटीक ढंग से, बड़े सार्थक ढंग से और बड़े बेहतर तरीके से यह प्रस्तुत करती है। पहला सार्थक प्रयास है जिसने अर्थशास्त्र को वैज्ञानिक विषय स्थापित करने में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा है। ठीक है, लॉर्ड रॉबिन्स के इस अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत जो विचार दिया गया था उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लॉर्ड रॉबिन्स जो है इनकी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, वो अर्थशास्त्र के विषय वस्तु और प्रकृति के बहुत नजदीक है और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अर्थशास्त्र के स्वरूप को बहुत हद तक उद्घाटित करती है, हमारे सामने रखती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बेटा, लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किस वर्ष दी थी? अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में लियोनेल रॉबिन्स दुर्लभता को केंद्र में रखते हैं और वो कहते हैं कि संसाधन सीमित हैं, मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, असीमित संसाधनों और सीमित साधनों के बीच 36 का आंकड़ा है। भाई आवश्यकताएं असीमित हैं तो आवश्यकता, मनुष्य की प्रकृति क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करना, ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति करना। और आवश्यकताएं क्या है बेटा? आवश्यकताएं हमारी अनंत हैं। एक आवश्यकता से यदि एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा, तीसरी इच्छा से चौथी इच्छा जन्म लेती है और इच्छाओं का ये चक्र निरंतर चलता रहता है जब तक हमारी आंख बंद नहीं हो जाती है, अर्थात हम यहां से रुखसत नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तब तक हमारी इच्छाएं हमारे साथ साथ साए की तरह से चलती रहती हैं। तो इसलिए कहा जाता है, संक्षेप में उसको बड़े नटसेल में समझिए कि मनुष्य की इच्छाएं क्या है? अनंत हैं, असीमित हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के संबंध में जो संसाधन उपलब्ध है प्रकृति के द्वारा जो उपलब्ध कराए गए हैं वो उनकी उपलब्धता सीमित है, मात्रा में सीमित है। वो तो अनंत इच्छाओं और सीमित संसाधनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा, ये बड़ी विकट समस्या थी। इसी दोनों विरोधाभासी उद्देश्यों में या दोनों विरोधाभासी तत्वों में सामंजस्य बिठाने का कार्य लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की अपनी दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत किया है। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि ये दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा है ना, ये अर्थशास्त्र के स्वरूप को बड़े नजदीक से, बड़े बेहतर तरीके से और बड़े सटीक ढंग से प्रस्तुत करती है। चलिए, लियोनेल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किस वर्ष दिया था? इन विच ईयर डिड लियोनेल रॉबिन्स गिव द डेफिनेशन ऑफ स्कैर्सिटी, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज रिलेटेड विद स्कैर्सिटी। ठीक है, चलिए ये 1930 में नहीं है बेटा, 1890 में, 1890 में नहीं है, हाँ 1932 में है, याद रखिएगा। दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की अपनी परिभाषा कब दी थी लियोनेल रॉबिन्स ने? 1932 में। चलिए प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा किस पुस्तक में सर्वप्रथम
प्रतिपादित की गई थी। इसके पहले हमने आपको बताया था कि लियोनल रॉबिन्स की कुछ पुस्तकों के संबंध में हमने आपसे चर्चा किया था। अब ये जो है, जो पुस्तक जिसमें इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रतिपादित की थी, वो पुस्तक 1932 में प्रकाशित होती है और उसके प्रकाशन, उस बुक के प्रकाशन के वर्ष से ही माना जाता है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है। इसलिए कभी आपकी परीक्षा में आता है कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा लियोनल रॉबिन्स ने किस वर्ष प्रतिपादित की थी, तो आप आंख बंद करके 1932 लगाइएगा। संदर्भ के साथ ये, इस संदर्भ के तौर पे यहाँ पे ये समझिए कि 1932 वो वर्ष था जिसमें उन्होंने अपनी उस पुस्तक का प्रकाशन कराया था जिसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था। उसी पुस्तक का, उसी बुक का नाम यहाँ पे आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन विच बुक रॉबिन्स स्कैरसिटी सेंटर्ड या स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड, इन विच बुक, तो द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, ये पुस्तक का नाम नहीं था, ठीक है। प्राइस थ्योरी, ये भी पुस्तक का नाम नहीं था। लैमेंट फॉर इकोनॉमिक्स, ये भी पुस्तक का नाम नहीं था। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है, ये उस पुस्तक का नाम है जिसमें लियोनल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की अपनी दुर्लभता संबंधी परिभाषा, स्कैरसिटी रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज प्रोवाइडेड इन द बुक व्हिच, इन विच बुक, द बुक नेम इज एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रट लीजिएगा। इसको हमने आपसे शुरू में ही कहा कि मेहनत करिए, मेहनत करने से ना डरिएगा, खूब मेहनत करिए। जितना मेहनत करेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे और चमकेंगे उतना ही ज्यादा। जितना ही मेहनत से जी चुराएंगे उतना ही गुमनामी के अंधेरे में खोते जाएंगे। चयन आपका है, जीवन आपका है, जीवन को निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो आपका है। हमारा काम केवल रास्ता दिखाना है बच्चों। उस रास्ते को हम बहुत बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। उसमें जो भी प्रयास हो सकता है उस प्रयास को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पुस्तक या ये बुक लियोनल रॉबिन्स की है ना, जितनी बुक्स लिखी थी रॉबिन्स साहब ने, उसमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही बुक है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध बुक थी। इस बुक में रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्लाघनीय प्रयास किया था, सार्थक प्रयास किया था और सफल प्रयास किया था। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस अर्थशास्त्र में लिखी गई सबसे बेहतरीन बुक्स में से एक बुक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और अपनी इस बुक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें लियोनल रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की अपनी दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी, इस बुक के पेज नंबर 16 पर यह परिभाषा दी गई है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पेज नंबर 16 पर दिया गया है। जब मैं इस बुक से गो थ्रू हो रहा था तो मुझे भी एक जिज्ञासा हुई कि भाई ये दिया कहाँ पे है, ठीक है। परिभाषा जो है कहीं दिखना चाहिए। हालांकि थोड़ी सी बुक जो है मोटी है, तो शुरुआत में पढ़ते पढ़ते संजोग से जो है ये मिल गया, तो मैंने वहां पे नोट कर लिया कि पेज नंबर 16 इस बुक के एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस व्हिच वाज रिटन बाय लियोनल रॉबिन्स, इसके पेज नंबर 16 पे उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा प्रतिपादित की थी। क्लियर है। और ये कहते हैं ना, रॉबिन्स जब अपनी अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा देते हैं तो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन गिवन एंड्स एंड स्केर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है अपनी इस पुस्तक में, ठीक है। और इस पुस्तक हमने आपसे कहा मोटी है ना, ये 1602 पेज की पुस्तक है बच्चों। सोचो कितनी मोटी होगी, है ना। तो अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो दिए गए लक्ष्यों का मतलब यहाँ पे आवश्यकताओं को भी समझ सकते हैं, आवश्यकताओं से भी इसकी तुलना, मतलब उसके से इसको जो है लक्ष्यों की जगह पे आवश्यकता शब्द भी रख सकते हैं। लक्ष्यों या आवश्यकता शब्द के बजाय आप साध्य भी कह सकते हैं। तीनों शब्दों का इस संदर्भ में अर्थ एक ही है। यहाँ के संदर्भ में ये पर्यायवाची है, साध्य कहिए, आवश्यकता कहिए, लक्ष्य कहिए, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की अपनी दुर्लभता संबंधी परिभाषा आपने इस पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड इकोनॉमिक एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के पेज नंबर 16 पर देते हुए जो जिस रूप में परिभाषित करते हैं रॉबिन्स अपनी
इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा को, वो क्या है कि वो कहते हैं अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा को व्यक्त करते हुए कहते हैं लियोनल रॉबिन्स की अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो दिए गए लक्ष्यों या साध्यों या आवश्यकताओं, ठीक है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो दिए गए साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच, देखिए मेंशन किया गया है, दुर्लभ साधनों के बीच के संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अपनी इस सबसे प्रसिद्ध पुस्तक में रॉबिन्स ने मुख्यतः 3 विचारों पर विस्तार से चर्चा की है। चलिए, तो अपनी इस बुक में एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इस बुक में लियोनल रॉबिन्स साहब ने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर या 3 विचारों पर विस्तार से चर्चा की है, ठीक है। पहला क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा। जैसा हमने आपसे कहा कि पेज नंबर 16 पे, इस बुक के पेज नंबर 16 पे इन्होंने शुरुआत की अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की, 2-3 पेज में तो हमने उसको देखा था, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा वो पहला विचार है जिसपे जिसके संबंध में इस पुस्तक में विस्तार से चर्चा की गई है। दूसरा विचार जो इसका विस्तार से इसमें चर्चा की गई है इस बुक में, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। मतलब रॉबिन्स इस संबंध में इकोनॉमिक्स को का अध्ययन किस स्वरूप में किया जाए, किस रूप में किया जाना चाहिए, इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे इसका विश्लेषण विवेचन किया जाना चाहिए या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में इसका विश्लेषण या विवेचन किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्रियों में मतभेद है और इस मतभेद के संबंध में अपना विचार अपनी इस सबसे प्रसिद्ध पुस्तक में लियोनल रॉबिन्स साहब भी रखते हैं, है ना। और रॉबिन्स इस संबंध में कहते क्या है, रॉबिन्स का इस संबंध में ये कहना है कि अर्थशास्त्री को इस बात का अध्ययन करना चाहिए कि क्या है, व्हाट इज एक्चुअली इज, ठीक है, क्या है वस्तुतः क्या है, ठीक है। मतलब जो स्थिति है उस स्थिति की ही चर्चा करनी चाहिए, क्या है, ठीक है, न कि इस बात का अध्ययन या इस स्वरूप में किसी चीज का अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो अपने इस विचार के द्वारा कहते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्श मूलक अर्थशास्त्र, जिसमें कहा जाता है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए का मतलब क्या होता है, जहां ये आ गया व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी जहां आ गया, इसका मतलब ये है कि यहां पे आ गया बच्चों मूल्य, ठीक है, यहां पे आ गया मूल्य। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, क्या होना चाहिए, इस दृष्टिकोण से चीजों का विश्लेषण, अध्ययन और विवेचन किया जाता है। तो जहां क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी आ जाता है ना, वहां पे मूल्य आ जाता है, वैल्यू आ जाती है। मतलब सरकार को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी आर्थिक गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिसका परिणाम नकारात्मक उसके नागरिकों पे है। किसी व्यक्ति को ऐसी आर्थिक गतिविधि में भूमिका नहीं निभानी चाहिए जिसका प्रभाव समाज पर नकारात्मक पड़े, उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक पड़े, उसके परिवार पर नकारात्मक पड़े, उसके राष्ट्र पर नकारात्मक पड़े, ठीक है। तो जब हम इस दृष्टिकोण से आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक घटनाओं का, आर्थिक संकल्पनाओं का के ऊपर विचार करते हैं तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात होती है तो कहता है कि इकोनॉमिक्स को या अर्थशास्त्र को क्या अर्थशास्त्र द्वारा क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वस्तुतः क्या है, इसके संबंध में चर्चा है। मतलब किसी वस्तु का मूल्य बाजार में 10 रुपए है तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि हाँ भाई, इस वस्तु का मूल्य इन स्थितियों में 10 रुपए है। मतलब जो चीज है उसी तक अपने आप को सीमित करता है, ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है, साथ साथ ये कहता है कि 10 रुपए है तो 10 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और 10 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये किस आधार पर निर्धारित होगा, कल्याण के आधार पर। समाज में जो आय का स्तर है उस आय के स्तर के ऊपर निर्धारित होना चाहिए। समाज में जो आय के स्तर के आधार पर समाज में जो है वर्गीकरण है उस आधार पर होना चाहिए। ज़्यादा लोग जो है कम आय वाले होंगे तो होगा, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेगा कि 10 रुपये मूल्य नहीं होना चाहिए, मूल्य कम होना चाहिए, क्योंकि 10 रुपये मूल्य होने के कारण किसी समाज का अधिकांश हिस्सा जो निम्न आय वर्ग में आता है उस वस्तु को क्रय ही नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि दृष्टिकोण 2 है अर्थशास्त्र के अध्ययन का, उसके आधार पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, सकारात्मक अर्थशास्त्र, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, मूल्यात्मक अर्थशास्त्र, इसकी बात की गई है, ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्लियर है। तो लियोनल रॉबिन्स इस पुस्तक में अगली मुद्दे पर विचार करते हैं कि इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में अध्ययन करना चाहिए। इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हुए रॉबिन्स साहब ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के रूप में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसके बारे में वो चर्चा नहीं करते। व्हाट आर टू बी स्पष्ट है कि रॉबिन्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पर, रॉबिन्स जो है वो इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पर देखे जाने के प्रबल समर्थक है। क्लियर है। तो तीसरा विचार जिसकी चर्चा इस बुक में की गई है, लियोनेल रॉबिन्स के द्वारा लिखी गई 5 सबसे मुख्य पुस्तकों में से सबसे प्रसिद्ध, सबसे लोकप्रिय और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, उसमें इस पुस्तक का भी नाम प्रमुखता से शामिल है। तो तीसरी इस पुस्तक में या इस बुक में जो तीसरे मूल तत्व जिस पे चर्चा की गई है वो क्या है? इस बुक का तीसरा सबसे मुख्य विचार जो है वो है अर्थशास्त्र पहले सिद्धांतों से तार्किक निष्कर्ष की, अर्थशास्त्र पहले सिद्धांतों से तार्किक निष्कर्ष की एक प्रणाली है। मतलब सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित करके उससे तार्किक रूप से उसका निष्कर्ष निष्पादित किया जाना। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम ऑफ लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, पहले सिद्धांत उसके बाद से उसका लॉजिकल रिडक्शन। ठीक है, मतलब रॉबिन्स क्या करते हैं? रॉबिन्स अनुभवजन्य सत्यापन के व्यवहार्यता और उसकी उपयोगिता के बारे में संशय करते हैं। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन 2 आधारों पर किया जाता है, 2 दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाता है। एक होता है निगमनात्मक विश्लेषण की दृष्टि और एक होता है आगमनात्मक विश्लेषण की आगमनात्मक दृष्टि। ठीक है, तो रॉबिन्स क्या कहते हैं? रॉबिन्स जो समर्थन करते हैं वो निगमनात्मक दृष्टि के बारे में चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र का विश्लेषण वो डिडक्टिव मेथड के आधार पर किया जाना चाहिए, निगमनात्मक विश्लेषण पद्धति अपनाई जानी चाहिए आर्थिक अध्ययन के क्षेत्र में। ठीक है, तो रॉबिन्स क्या करते हैं? अनुभवजन्य सत्यापन की व्यवहार्यता और उपयोगिता के बारे में संशय व्यक्त करते हैं। ठीक है, रॉबिन्स was skeptical about the feasibility and usefulness of empirical verification। मतलब क्या है? मतलब है रॉबिन्स निगमनात्मक प्रणाली डिडक्टिव मेथड के समर्थक थे। द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, ये जो है जो इसमें द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी पहली पुस्तक जो इसमें दिया गया है, इसको भी लगे हाथ आप लोग नाम नोट कर लीजिए। द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी, ये एरिक रॉल साहब की पुस्तक है। ठीक है, एरिक रॉल, इस पुस्तक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये एरिक रॉल, हमने आपसे कहा कि एरिक रॉल जो है वो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के प्रबल समर्थक रहे हैं। अगर कभी नाम आएगा तो आप जो है इसके संबंध में ये नाम याद रखिएगा। अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के समर्थक प्रमुख अर्थशास्त्रियों में इनका नाम महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। प्राइस थियरी, ये प्राइस थियरी मिल्टन फ्रीडमैन की है। ठीक है, प्राइस थियरी किसकी है बच्चों? मिल्टन फ्रीडमैन की है। ये जो एरिक रॉल ने ये पुस्तक लिखी थी ना, ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और प्राइस थियरी जो लिखी गई थी मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा, ये 1962 में प्रकाशित हुई थी। और लैमेंट फॉर इकोनॉमिक्स, ये 1962 में प्रकाशित हुई थी। और लैमेंट फॉर इकोनॉमिक्स, ये बारबरा बूटन की पुस्तक है, ये 1938 में प्रकाशित हुई थी। 1938 में प्रकाशित हुई थी और ये बारबरा बूटन इनकी पुस्तक है। ठीक है, प्राइस थियरी किसकी है? ये मिल्टन फ्रीडमैन की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। फ्रीडमैन साहब का बहुत ज्यादा उपयोग है। कहाँ? मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब निम्न कारक या कारकों की उपस्थिति होती है। दुर्लभता संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए अर्थशास्त्र को जिस स्वरूप में परिभाषित करते हैं रॉबिन्स, वो यही कहते हैं कि असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के मध्य मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। और संसाधन सिर्फ सीमित ही नहीं है बल्कि उनके कई वैकल्पिक उपयोग हैं। वैकल्पिक उपयोग मतलब एक साधन का उपयोग कई प्रकार के उत्पादन गतिविधियों में, कई प्रकार के उपयोगों में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जमीन से अगर लौह अयस्क निकलता है, लौह अयस्क को प्रोसेस करके लोहा बनाया जाता है, उस लोहे से हजारों प्रकार की वस्तुओं को बनाया जाता है। सपोज करिए, मान लीजिए कि 1 किलो लोहा जो है वो जमीन के गर्भ में है, जमीन के अंदर है, उसको निकाला जाता है। सपोज करिए पूरे विश्व में 1 किलो लोहा है। ठीक है, और 1 किलो लोहा है तो 1 किलो लोहे से किसी को कील की जरूरत होगी, किसी को उससे जो है राड की जरूरत होगी, किसी को लोहे की टीन की जरूरत होगी।
सीट की जरूरत होगी, ठीक है। किसी को कोई उत्पादक होगा, सोचेगा कि अच्छी मशीन बनेगी, लोहे की आवश्यकता होगी मशीन बनाने के लिए, लोहे की आवश्यकता होगी मशीन बनाने के लिए, तो उसको उसकी जरूरत, उस लोहे से वो मशीन बनाना चाहेगा। सरकार कहे कि यातायात महाकुंभ, इतना विस्तार, इतना जो है बड़ा आयोजन है, बहुत से लोग आएंगे, कुछ ट्रेनों की संख्या बढ़ा दिया है, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या हो, वहाँ भी लोहे की जरूरत होगी, उपकरण के लिए, कल पुर्जों के लिए। मतलब लोहे का जो है उपयोग कई प्रकार से किया सकता है। तो अगर 1 किलो लोहे से मशीन बना ली गई, ठीक है, छोटी ही मशीन है, मान लीजिए छोटा ही कल पुर्जा कोई है, मशीन बना ली गई, तो जाहिर सी बात है कि अन्य जो इतने उपयोग हैं उन उपयोगों से और लोग वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ये लोहा क्या है, सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा में होने के साथ साथ इसका कई उपयोग है। इससे उपकरण भी बनाया सकता है, इससे कल पुर्जे भी बनाया जा सकता है, इससे मशीन भी बनाया जा सकता है, इससे रेल का डिब्बा भी बनाया जा सकता है, इससे रेल की पटरियां भी बनाई जा सकती हैं, इससे और गाड़ियां भी बनाई जा सकती हैं, इससे लोहे की बाल्टी भी बनाई जा सकती है। मतलब हजारों प्रकार के उपयोग में इस लोहे का उपयोग हो सकता है। और इसी संदर्भ में लियोनेल रॉबिन्स कहते हैं कि संसाधन जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है मानव को, मात्रा में न सिर्फ सीमित हैं, बल्कि साथ साथ प्रत्येक जो आर्थिक साधन या आर्थिक संसाधन है उनका कई वैकल्पिक उपयोग है, ठीक है। जैसे समय की बात करिए, आपके पास अगर आप 1 घंटा इस वीडियो को देखने में समय लगाते हैं, तो 1 घंटा आप जो है, और इस 1 घंटे का उपयोग जिसकी वीडियो देखने में लगाते हैं, ये अगर किसी और काम में उसका उपयोग करते तो वो काम करते, लेकिन चूंकि आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए 1 घंटे का उपयोग आप अन्य किसी जगह पे किसी उपयोग में नहीं कर सकते। आपका बहुत मन करता है खेलने जाएं, ठंडी का समय है, बैडमिंटन खेलते 1 घंटे, एनर्जी आती है एकदम, बिल्कुल जो है वार्म अप हो जाता है हमारा। कोई सोचता है कि अपने किसी दोस्त के साथ घूमने चले जाते, उसके घर जाते, गप लड़ाते, चाय पानी पीते, गर्मा गर्म पकौड़ी खाते चले जाते। कोई कहता है कि नहीं अच्छी सी म्यूजिक सुनते, कोई कहता है कि नहीं कहीं जो है भ्रमण पे निकलते। मतलब तमाम प्रकार का उपयोग उस 1 घंटे का किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 घंटा आपने वीडियो देखने में लगा दिया, इस क्लास के लेक्चर को देखने में लगा दिया, तो उस 1 घंटे का उपयोग अन्य उद्देश्यों में आप नहीं कर सकते हैं। यही दुर्लभता और वैकल्पिक उपयोग, एक तो दुर्लभ है, ठीक है, मनुष्य के जीवन का सबसे दुर्लभ संसाधन अगर देखा जाए तो क्या है बच्चों, वो समय ही तो है। सबके पास एक निश्चित समय है, वो समय कितना बेहतर तरीके से हम उपयोग करके अपने जीवन को कितना सार्थक और सफल बना लेते हैं, अपने समाज, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी बना लेते हैं, ये हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर करेगा। और इसीलिए हम आपसे बार बार अगर कहते हैं कि बच्चों पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब मेहनत करो, ठीक है। चलिए, तो रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब निम्न कारक या कारकों की उपस्थिति होती है। देखिए, आवश्यकताएं असीमित हैं, ये आर्थिक समस्या उत्पन्न करने का एक कारक है, ठीक है। आवश्यकताएं चूंकि असीमित हैं तो ये एक समस्या है, ये आर्थिक समस्या है, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में जो प्रयास किया जाता है वो मूलतः या वस्तुतः अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अधीन आता है, ठीक है। तो चूंकि आवश्यकताएं असीमित हैं, जाहिर सी बात है सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है, और अर्थशास्त्र कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो ये एक आर्थिक समस्या है। दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत जिस दृष्टि से उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की है, उसमें ये असीमित आवश्यकताएं होती हैं जो कि एक आर्थिक समस्या का घटक है, ठीक है। फिर क्या है, दुर्लभ साधन दुर्लभ होते हैं, ये भी आर्थिक समस्या का एक घटक है। साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, ये भी आर्थिक समस्या का एक घटक है। मतलब इसमें जो उत्तर सही होगा वो क्या होगा, वो विकल्प डी सही होगा, उपयुक्त सभी। क्या हो गया बच्चों, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि आर्थिक समस्या कब उत्पन्न होती है, तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के लिए जो दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दी गई है उसमें ये भी घटक शामिल होना चाहिए, इस घटक की भी उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, और ये घटक भी होना, तीनों जब उपस्थित होना चाहिए, तीनों जब मिलेंगे ना तब जो है अर्थशास्त्र की समस्या उत्पन्न होती है। मतलब अर्थशास्त्र की समस्या का संबंध किससे है, असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन और साधनों के वैकल्पिक उपयोग, ये सभी अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी या दुर्लभता केंद्रित परिभाषा में आर्थिक समस्या के रूप में इसको चिन्हित किया गया है। ये तीनों सम्मिलित रूप से आर्थिक समस्या के रूप में चिन्हित की गई है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जो सभी है वो रॉबिन्स के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में, देखिए
रॉबिन्स ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है उसमें हमने आपसे क्या कहा कि अर्थशास्त्र दुर्लभ और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों और असीमित इच्छाओं के बीच तालमेल बिठाने की प्रक्रिया है, के बीच मानव व्यवहार के अध्ययन का विषय वस्तु है। ठीक है, तो ये जो रॉबिन्स हैं वो जो परिभाषा देते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा में वो कहते हैं कि 3 मुख्य तत्व हैं। पहला क्या है? उद्देश्य। अर्थशास्त्र के दुर्लभता केंद्रित परिभाषा में जो रॉबिन्स द्वारा दी गई है उसमें 3 मुख्य तत्व हैं। पहला उद्देश्य कहिए बच्चों, या उसको साध्य कहिए, या फिर उसको आवश्यकता कहिए। ये तीनों जो है एक ही संदर्भ में, एक ही अर्थ में इस संदर्भ में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, या आवश्यकता कहिए। अगर आपकी परीक्षा में आवश्यकता आ जाए, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत अगर आवश्यकता आ जाए तो उसका अर्थ ये भी हो सकता है, उसका अर्थ ये भी हो सकता है। इस संदर्भ में तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर? तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के क्रम में वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा में मुख्यतः 3 तत्व हैं। पहला क्या है? उद्देश्य, अर्थात मानवीय आवश्यकताएं, जिसको हम लोग साध्य भी कहते हैं, एंड भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दुर्लभ साधन। आवश्यकताओं के संबंध में ये स्पष्ट कहते हैं कि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं। हम अपने व्यवहारिक अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी ये जानते हैं कि हमारी आवश्यकताएं वाकई असीमित हैं, और ये असीमित आवश्यकता ही हमारे कहीं ना कहीं जीवन के सबसे ज्यादा जो हमारे दुखों का सेंटर है वो यही है। ठीक है, क्योंकि एक आवश्यकता पूरी होती है उससे और दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप पीजीटी की परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या होगा कि हे प्रभु, ऐसा करते इस एग्जाम में हम पास हो जाते, हम सफल हो जाते, टीचर बन जाते, मोटी रकम उठाते सैलरी के तौर पर, है ना। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं उसके पहले ये दिमाग में है कि इस प्रेशर के साथ जा रहे हैं कि ऐसा करें, ऐसा प्रयास करें, ऐसा बेहतर प्रयास करें कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर लें। ठीक है, जब एग्जाम का रिजल्ट आता है उसमें आप सफल हो गए हैं तो आपके तो भाई समझ लीजिए कि जैसे मोक्ष मिल गया। ठीक है, सरकारी नौकरी मिलना मतलब आज के जीवन में क्या है? मोक्ष मिलना है आज के समय में। तो आपको एक तत्काल तो लगता है कि मोक्ष मिल गया, जीवन सद गया, सार्थक हो गया, हे प्रभु तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, है ना। लेकिन कुछ समय बाद जब ये जो मन में आपके भाव है सफलता का, सकारात्मक भाव है, उत्फुल्लता जो है, कुछ समय बाद साबुन के झाग की तरह से बैठ जाता है। फिर आप कहते हैं कि काश थोड़ा सा और नंबर होता है ना, तो मेरिट लिस्ट में थोड़ा सा और बेहतर कंडीशन में होते, बहुत बेहतर स्थान पे होते, तो हम जो है वहां पे नौकरी मिल जाती, वहां पे हमको जो हमारी नियुक्ति हो जाती है जहां हमारी इच्छा है। अगर किसी को मान लीजिए उतनी भी हो जाती है तो आप कहते हैं थोड़ा सा और नंबर होता तो हम जो है टॉप 50 में होते। मान लीजिए टॉप 50 में भी तो होता है, सोचते कि थोड़ा सा और ज्यादा नंबर होता तो हम टॉप 10 में होते। टॉप 10 में भी है ना, तो भी दिमाग की इच्छा की जो असीमितता का जो क्रम है ना, वो कैसे एक से दूसरा से तीसरा इच्छाएं हमारे दिमाग में जन्म लेती हैं, उसका एक बहुत ही सटीक और सरल व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आपके जीवन के संबंध में जो जुड़ा हुआ है नजदीक से, उसके माध्यम से जब आप टॉप 10 में भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा होगा तो वहां भी वो संतुष्ट नहीं है, वहां भी सोचता है कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर दिए होते तो टॉप 3 में होते। टॉप 3 में जो बच्चा होगा वो सोचेगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर दिया होता तो हम ही टॉप किए होते, हमारा नाम होता, पेपर में हमारा नाम छपता और कहने के लिए होता। और जो टॉपर होगा वो क्या सोचता है? वो भी संतुष्ट नहीं है बच्चों, वो भी सोचता कि, या ये सोचता है कि काश थोड़ा सा नंबर और होता है, 1-2 प्रश्न और सही हो गए थे, 2-4 प्रश्न और सही हो गए होते ना, तो हमारा रिकॉर्ड बन जाता। बहुत दिन तक वो रिकॉर्ड टूटता ही नहीं। तो कहने का मतलब एक इच्छा से दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा से तीसरी इच्छा, तीसरी इच्छा से चौथी इच्छा, और इच्छाओं का चक्र ऐसा निरंतर चलता रहता है कि वो कभी समाप्त नहीं होता। और इसी संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं। ठीक है, और दूसरा प्रमुख तत्व दुर्लभता संबंधी परिभाषा में अर्थशास्त्र की जो है वो क्या है? वो है साधन दुर्लभ हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है। कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। कहने का मतलब क्या है? दोनों में 36 का आंकड़ा है। ठीक है, दोनों में जो संबंध है ना वो 36 का है। एक का मुंह इधर है, एक का मुंह उधर है। वो कहता है कि हम सीमित हैं, कहता है हम तो असीमित हैं। तो दोनों में सामंजस्य तो है नहीं। इस संसाधन सीमित हैं या दुर्लभ हैं। संसाधनों को दुर्लभ कहने का मतलब क्या है बच्चों? याद रखिएगा, दुर्लभ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मात्रा में बहुत कम है। दुर्लभ कहने का मतलब ये है कि डिमांड उस वस्तु की ज्यादा है, उस वस्तु की उपलब्धता या सप्लाई के सापेक्ष, तब वो वस्तु क्या कही जाएगी? अर्थशास्त्र की दृष्टि से या अर्थशास्त्र के संदर्भ में ऐसी वस्तु को हम लोग दुर्लभ वस्तु कहते हैं। ठीक है,
और तीसरा जो प्रमुख तत्व है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा में, वो क्या है? दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं। वैकल्पिक उपयोग है मतलब एक ही साधन का उपयोग कई प्रकार उद्देश्यों को पूरा करने में किया जा सकता है। क्लियर है? तो आर्थिक समस्या तब तक उत्पन्न नहीं होती, ऐसा कहते हैं लियोनार्ड रॉबिन्स की, आर्थिक समस्या तब तक उत्पन्न नहीं होती जब तक कि उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी नहीं हो जाती। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इस चीज को अपने दिमाग में एकदम व्यवस्थित कर लीजिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को, कि दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में आर्थिक समस्या का उदय तब तक नहीं होगा जब तक कि ये तीन घटक एक साथ उपस्थित नहीं होंगे। इन तीन घटकों का सम्मिलित रूप ही आर्थिक समस्या है दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की दृष्टि में या उसके अनुसार। क्लियर है? तो आर्थिक समस्या तब तक उत्पन्न नहीं होगी जब तक कि असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधन और साधनों के वैकल्पिक उपयोग ये तीनों एक साथ उपस्थित ना हो सामूहिक रूप से। ठीक है? तो आर्थिक समस्या जो है वह होती है जिसमें उपयुक्त तीनों शर्तें पूरी होती हैं। यह आर्थिक समस्या है चयन की समस्या। और आर्थिक समस्या है क्या? ये आर्थिक समस्या मुख्यतः जो है उसको हम लोग कहते हैं चयन की समस्या, या इसी को हम लोग कह सकते हैं चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या, जाहिर सी बात है कि जब संसाधन दुर्लभ है, एक तो ऐसा नहीं, अगर संसाधन दुर्लभ नहीं होते तब कोई समस्या ही नहीं रहती, आर्थिक समस्या ही नहीं रहती। जितनी आवश्यकताएं हैं संसाधनों के द्वारा पूरा करते रहते हैं, हमारे दिमाग में या हमारी धड़कन इस कारण से नहीं बढ़ती रहती कि अरे संसाधन ये हमारे पास चीज इतनी थी, इसमें से इतना खर्च हो गया, इतना ही बचा, अब क्या करें। अगर उसको ये पता रहे कि नहीं जितनी आवश्यकता होगी उतनी उपलब्धता हो जाएगी इस चीज की या इस वस्तु की या इस घटक की। ठीक है? तो संसाधन क्या है? सीमित हैं। अगर असीमित होते तो ये आर्थिक समस्या के रूप में चयन की समस्या होती नहीं। पहले समझ लीजिए, इन तीनों समस्याओं, इन तीनों घटकों का सम्मिलित स्वरूप ही आर्थिक समस्या है। और वो आर्थिक समस्या है क्या वस्तुतः? वो आर्थिक समस्या है बच्चों चयन की समस्या या चुनाव की समस्या। ठीक है? तो चयन की समस्या जो है ये सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र विशेष में चयन की समस्या है, अर्थात सीमित संसाधन है, असीमित आवश्यकताएं हैं और जो है साधनों के वैकल्पिक किसी क्षेत्र विशेष के में उपलब्ध साधनों या संसाधनों की ये विशिष्टता या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये विश्व की सार्वभौमिक मतलब सभी जगह ये समस्या पाई जाती है और सर्वकालिक, आज नहीं है। आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले भी थी, आज से 100 साल, 500, 1000 साल बाद भी रहेगी और वर्तमान में तो है ही है। ठीक है? तो ये है चयन की समस्या, सार्वभौमिक और सार्वकालिक समस्या है। क्लियर है? पूंजीवादी प्रणाली में चयन की समस्या को कीमत यंत्र के मुक्त क्रियाशीलता के द्वारा हल किया जाता है। ये जो चयन की समस्या है, ठीक है, हमने आपसे कहा कि दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में आर्थिक समस्या क्या है? इन तीनों घटकों की सामूहिक उपस्थिति, ये आर्थिक समस्या है। और इस आर्थिक समस्या का स्वरूप किस रूप में हमारे सामने आता है? चयन की समस्या के रूप में। और इस चयन की समस्या का समाधान कहां से होता है? वो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत यंत्र के द्वारा, स्वतंत्र कीमत, बल्कि हम कहें स्वतंत्र कीमत यंत्र। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत यंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करता ही है। फ्री प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, के द्वारा जो है ये आर्थिक समस्या जो कि चयन की समस्या है उसका समाधान किया जाता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली किसके द्वारा किया जाता है? स्वतंत्र कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है? और समाजवादी आर्थिक प्रणाली में इस चयन की समस्या जो कि आर्थिक समस्या है इसका समाधान राज्य योजना आयोग, स्टेट प्लानिंग कमीशन के द्वारा हल किया जाता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, अवसर लागत की। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र की दृष्टि से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की धारणा या अवसर लागत की धारणा आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत की धारणा अर्थशास्त्र धारणा आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अवसर लागत की धारणा का संबंध है, अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? जब तक आपको अवसर लागत के सभी पक्षों के बारे में एकदम स्पष्ट समझ नहीं होगी तब तक जो है ऐसे प्रश्नों को जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं हल करने में समस्या आती है। ठीक है? और हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर समझ लेंगे कि जैसे शीशे में आप आईना देखते हैं और हूबहू आपका चेहरा आईने में दिखता है, उसी तरह से जितनी आवश्यकता होगी समझने की, ठीक है, जितनी आवश्यकता होगी उस टॉपिक को
समझने के लिए उस स्तर तक हम लोग प्रयास करेंगे और वो एकदम स्पष्ट उतनी समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी जितनी आपके लिए आवश्यक होगी। ठीक है, देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रिलेटेड टू उद्देश्यों की अनेकता से, साधनों की दुर्लभता से भी। उद्देश्यों की अनेकता से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अवसर लागत का संबंध है। ठीक है, साधनों की दुर्लभता भी संबंधित है अवसर लागत से, या इसके ये अवसर लागत का ये भी एक आधार बनता है। ठीक है, और तीसरा है उद्देश्यों आवश्यकताओं की अनेकता और साधनों की दुर्लभता दोनों से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। देखिए अवसर लागत की धारणा का संबंध है। अब इसमें समझने की कोशिश करिए कि इस प्रश्न को अगर ऐसा आ जाता है तो हल कैसे करेंगे। बहुत से लोग होंगे जो जल्दीबाजी में कहेंगे हाँ यार उद्देश्यों की अनेकता जो है वो अवसर लागत का एक आधारभूत कारक है, घटक मतलब आधारभूत कारण है उसका, और पहला ही ऑप्शन देखा, विकल्प लगाया सी और निकल लिया। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार उद्देश्य जो थोड़ा कम पढ़े होंगे उनकी समझ थोड़ा कम विकसित होगी, इस पे कम मेहनत किए होंगे, जी चुराया होगा जब मेहनत करने का मौका होगा तो, और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के अपने को अब कोस रहे होंगे कि जब पढ़ाना था तब क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए पढ़िए पढ़िए खूब पढ़िए। चलिए कुछ लोग का जो समझ थोड़ा सा कम होगी वो कहेंगे हाँ यार साधनों की दुर्लभता, कहीं पढ़ लिया होगा वो दिमाग में क्लिक कर गया, कहेंगे साधनों की दुर्लभता, वो मार्क चले जाएंगे। जिसकी समझ बेहतर होगी, स्पष्ट होगी, एकदम क्लियर होगी ना, वही ये विकल्प सी लगाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बेटा? विकल्प सी, उद्देश्यों या आवश्यकताओं की अनेकता और साधनों की दुर्लभता, इन दोनों के कारण ही अवसर लागत की धारणा आर्थिक विश्लेषण में अपना स्थान बना पाती है। क्लियर है? उद्देश्यों की अनेकता, उद्देश्यों की या आवश्यकताओं की अनेकता, साधनों की दुर्लभता, ठीक है, ये दोनों जो है घटक जब सम्मिलित होते हैं तो अवसर लागत की संकल्पना अपने वास्तविक स्वरूप में हमारे सामने आती है। क्लियर है? तो उद्देश्यों और आवश्यकताओं की अनेकता और साधनों की दुर्लभता दोनों से ही अवसर लागत का संबंध है। फिर से एक बार हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, अवसर लागत जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अवसर लागत अर्थशास्त्र की एक आधारभूत धारणा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और यह अवसर लागत जो है वो संसाधनों की कमी तथा विकल्प चुनाव की आवश्यकता को इंगित करती है। जब संसाधन कम होंगे और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होंगे, जैसे हमने आपसे कहा कि हम 5 जगह पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और 5 जगह में पहली जगह पे मिलता है 500 रुपए, दूसरी जगह पे मिलता है 600 रुपए, तीसरी जगह पे मिलता है 700 रुपए 1 घंटे का, और चौथी जगह पे मिलता है 1000 रुपए। अर्थशास्त्र हमको क्या सिखाता है? 1000 रुपए के लिए हम पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा लाभ अर्जित करना हमारा उद्देश्य होगा, आर्थिक उद्देश्य। ठीक, 1000 रुपए हम एक क्लास जो ले रहे हैं 1 घंटे का, उसमें हमको 1000 रुपए मिल रहा है। ठीक है, अब अगर 1000 रुपए हमको मान लीजिए किसी वजह से इस क्लास को छोड़ना हो तो हम क्या करेंगे? इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो जिस काम को कर रहे हैं उस काम की जो दूसरी सबसे बेहतर विकल्प है वही उस काम का अवसर लागत होता है। मतलब 1000 रुपए पाने के लिए हम 700 रुपए छोड़ रहे हैं। समझदारी क्या? 1000 रुपए पाना, 700 रुपए छोड़ना। ठीक है, तो संसाधनों की कमी तथा विकल्प चुनाव, वैकल्पिक चयन, ठीक है, की आवश्यकता को इंगित करता है अवसर लागत। जब कई विकल्प होते हैं, देखिए अवसर लागत की अगर हम बात करें तो जब कई विकल्प होंगे, ठीक है, और किसी एक विकल्प को चुनने, कई विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनने का मतलब क्या होगा? उन लाभों को त्यागना जो अन्य विकल्पों से मिल सकते हैं। जैसे 1 घंटे जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी 1 घंटे में वीडियो नहीं देखते तो आपको पसंद है मेलोडियस सॉन्ग सुनना तो वो सुन रहे हैं, किसी को बहुत धूम धड़ाके वाली आवाज पसंद है वो उसी में खोया हुआ है, किसी को घूमने का चस्का है तो वो घूमने निकल गया। मतलब अगर 1 घंटे आप वीडियो देख रहे हैं तो उस 1 घंटे का उपयोग वीडियो देखने के कारण उस 1 घंटे का उपयोग अन्य उद्देश्यों में, अन्य उपयोगों में नहीं कर सकते हैं, और उस 1 घंटा वीडियो देखने की अवसर लागत या वैकल्पिक लागत क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? द सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जो आपको सबसे बेहतर लगता है, इसको आपने छोड़ा है, कई चीजों को छोड़ा है आपने, लेकिन उसमें जो सबसे बेहतर है वो बेस्ट, वो जो है उस वीडियो देखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ठीक है, चयनित विकल्प की अवसर लागत
चयनित विकल्प की अवसर लागत दूसरा सर्वाधिक लाभप्रद विकल्प होगा। ठीक है, जैसा हमने आपसे इससे पहले चर्चा की, जिसे वर्तमान विकल्प के चयन के कारण त्यागना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, उस 10 लाख रुपए को आप बैंक में रख सकते हैं, बैंक में रखेंगे तो 6% ब्याज मिलेगा उस पे, ठीक है। शेयर में निवेश कर सकते हैं, शेयर में निवेश करते हैं तो 20% सपोज करिए एनुअल रिटर्न मिलता है उस पे। उसी को आप 10 लाख रुपए से जमीन खरीद सकते हैं और जमीन 1 साल बाद 50% रिटर्न देगा, ठीक है। मान लीजिए उसी को 10 लाख से आप सोना खरीद देते हैं, सोना 1 साल बाद 100% रिटर्न देगा, मतलब जितने का खरीदा उससे दुगनी कीमत भी 1 साल बाद बेच सकेंगे, ठीक है। तो इन सभी विकल्पों में से जो सबसे बेहतर विकल्प होगा सोना है, क्योंकि वो 100% वो दुगना जो हो जाता है 1 साल बाद। जाहिर सी बात है, जो समझदार व्यक्ति होगा, विवेकशील व्यक्ति होगा, वो आर्थिक निर्णय लेते समय निर्णय लेगा, 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देगा जमीन में, उसे जमीन खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन जमीन खरीदने के कारण जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो क्या है, वो ये है कि अगर वो सोना लेता तो 50% रिटर्न मिलता, तो जमीन खरीदने का वैकल्पिक लागत सोना है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है, सोना है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो बैंक में पैसा रखेगा 6% ब्याज पे, वो इसका जो है वैकल्पिक लागत होगी, नहीं। जिस वर्तमान प्रयास में साधन का उपयोग हो रहा है, ठीक है, उस साधन के उस उद्देश्य में उपयोग की वैकल्पिक लागत वो दूसरा सबसे बेहतर विकल्प होगा जिसका उपयोग किया जा सकता था साधन का उत्पादन करने के लिए। क्लियर है? तो ये वैकल्पिक लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अवधारणा है। अवसर लागत व्यवसायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवधारणा है। व्यापारी हो, व्यवसायी हो, उत्पादक हो, अवसर लागत का उसके आर्थिक निर्णय लेने में बड़ी प्रबल और प्रभावी भूमिका होती है, ठीक है। तो व्यवसायी के व्यवसाय में, एक व्यवसायी अपने व्यवसाय में जब निर्णय लेता है तो अवसर लागत की धारणा को ध्यान में रखता है, ठीक है। अवसर लागत व्यवसायों की दृष्टि से, जैसा हमने आपसे कहा, महत्वपूर्ण अवधारणा है जो व्यवसाय में संसाधन आवंटन और निवेश विकल्पों के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होता है। अर्थशास्त्र में अवसर लागत का जो उपयोग होता है या प्रयोग होता है ना, वो उत्पादन संभावना वक्र में कहां बेसिकली अवसर लागत इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा हमारे इकोनॉमिक्स में, वो है हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है उसमें अवसर लागत का उपयोग होता है, उसके आधार पर बनता है। तुलनात्मक लाभ में हैबरलर का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत, ये सिद्धांत का नाम ही है, उसमें अवसर लागत के आधार पर ही वो सिद्धांत प्रतिपादित किया है हैबरलर ने वहां, है ना। तो हैबरलर का अवसर लागत सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वो पूरी तरह से अवसर लागत पर ही आधारित है। उपभोक्ता व्यवहार में, व्यावसायिक निर्णयों में, सरकारी नीतियों इत्यादि, मतलब कहने का ये है कि ये अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण और मूलभूत संकल्पना है अवसर लागत। क्लियर है? चलिए आगे। तो आइए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है, बोर्ड पे बच्चों पढ़े। चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का समाधान पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कैसे किया था? इसके पहले प्रश्न में चर्चा करते समय हम लोगों ने कहा कि स्वतंत्र कीमत यंत्र के द्वारा आर्थिक प्रणाली में चयन की समस्या का समाधान किया जाता है। स्वतंत्र कीमत यंत्र के द्वारा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में चयन की समस्या, जो आर्थिक समस्या है, दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के आधार पर जो समस्या है वो क्या है? चयन की आर्थिक समस्या जो है वो क्या है? बेसिकली चयन की समस्या वो क्यों उत्पन्न होती है? असीमित इच्छा, सीमित साधन और साधनों के वैकल्पिक उपयोग, इन तीनों के सम्मिलित प्रभाव से उत्पन्न होती है। और इसका समाधान कैसे होता है? अलग अलग प्रकार की अलग अलग प्रणाली, आर्थिक प्रणालियों में अलग अलग आधार पर इसका समाधान होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में स्वतंत्र कीमत यंत्र जो है, फ्री प्राइस मैकेनिज्म, इसके द्वारा इस चयन की समस्या का समाधान होता है। मतलब क्या हो गया कि डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होंगे वहीं कीमत निर्धारित होगी संबंधित वस्तु की। अगर सपोज करिए कि डिमांड ज्यादा हो गया सप्लाई से, तो जाहिर सी बात है कि जो कीमत निर्धारित हो रही है P1 दिस विल बी ग्रेटर देन P1 विल बी ग्रेटर देन P, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन ले लीजिए, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, तो क्या हो गया P2, ये तीसरी जो स्थिति होगी P1 इज ग्रेटर देन P, ठीक है, और P इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। जैसे जैसे कीमत की मांग की तुलना में, उपलब्धता की तुलना में मांग में वृद्धि होती जाएगी, अर्थात मांग और कीमत, मांग ज्यादा होती जाएगी कीमत के सापेक्ष, वैसे वैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी और लोग चयन करना उस वस्तु को छोड़ देंगे।
उल्टा ले लीजिए, जैसे जैसे वस्तु की उपलब्धता के सापेक्ष मांग क्रमशः घटती जाएगी वैसे वैसे उस वस्तु की कीमत कम होती जाएगी और उस वस्तु का चयन वो लोग ज्यादा करने लगेंगे, क्योंकि उपभोक्ता क्या होता है बच्चों, विवेकशील होता है। दी हुई समस्त स्थिति परिस्थिति का अपने विवेक से निर्णय लेकर के उसमें सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है और इस आधार पर हम कहते हैं उपभोक्ता विवेकशील होता है। क्लियर है? तो चलिए, मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, कीमत यंत्र की उपयुक्त, कीमत यंत्र की स्वतंत्र या मुक्त क्रियाशीलता के द्वारा। तो बच्चों इसमें होगा सी। मांग के द्वारा एक पक्ष है, पूर्ति एक पक्ष है, दोनों के आधार पर कीमत यंत्र का क्रियाशीलन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, और इसकी स्वतंत्र क्रियाशीलन के आधार पर बाजार अपने आप को स्वयं समायोजित कर लेता है। अर्थात इसी के माध्यम से ये अर्थशास्त्र की जो मूलभूत समस्या है, चयन की समस्या है, इसका समाधान करता है। जब आपको कभी परीक्षा में प्रश्न आए तो इसमें अब आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्न में से कौन सा या कौन से अर्थशास्त्री दुर्लभता संबंधी परिभाषा के समर्थक हैं? एपी लर्नर अर्थशास्त्री जो है वो दुर्लभता संबंधी परिभाषा के समर्थक हैं। एरिक रॉल भी दुर्लभता संबंधी परिभाषा के संबंधित है। जॉर्ज स्टिगलर भी संबंधित है। मतलब उपयुक्त सभी हो गए। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न आएंगे, यकीन मानिए कि इसमें जो है सफलता की दर सही प्रश्न करने की वो 10% से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे प्रश्नों के ऊपर, ऐसे तथ्यों के ऊपर हम लोगों को विशेष तौर पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने प्रयास को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज या आर अ सपोर्टर ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्कैर्सिटी? ये सभी हैं। ये ठीक है, ये क्या है? ये सभी इसके समर्थक हैं। किसके? दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के। क्लियर? तो एपी लर्नर, एरिक रॉल, जॉर्ज स्टिगलर, स्टोवस्की, केएन क्रॉस, एलेक मैकफई, ये सब जो है वो दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र के प्रबल समर्थक हैं। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, एपी लर्नर, एरिक रॉल, एपी लर्नर, एरिक रॉल, जॉर्ज स्टिगलर, ये तो इसमें दिया ही दिया है। इसके साथ साथ एक आध नाम और जो है मुख्य हैं वो है स्टोवस्की हो गए, केएन क्रॉस हो गए, है ना, एलेक मैकफई हो गए। ये सभी लोग अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित रॉबिन्स की परिभाषा के प्रबल समर्थक हैं। ठीक है, रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा की ये लोग क्या है? प्रबल समर्थक हैं। रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा का समर्थन करते हुए एरिक रॉल तो यहां तक कहते हैं ना कि चयन की समस्या सभी प्रकार के समाज एवं समुदाय में उत्पन्न होती है। वो कहते हैं सार्वभौमिक है। चयन की समस्या जो मूलभूत आर्थिक समस्या है, इस दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की दृष्टि में या के अनुसार ये इसका स्वरूप क्या है बेटा? सार्वभौमिक है। व्यक्ति चाहे समाज, इसके पहले जो मार्शल ने परिभाषा दिया था अर्थशास्त्र की, या उसके पहले मार्शल के पहले या न्यू क्लासिकल की जो कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा थी, उसके पहले धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा देने वाले जो अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सभी के परिभाषा के आधार पर अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वो बड़ा सीमित और संकुचित हो जाता है। ठीक है, तो और ये अर्थशास्त्र की क्षेत्र में विस्तार करते हैं अपनी इस परिभाषा के माध्यम से, जिस आधार पर इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा की विवेचना की है, प्रतिपादित की है, उसके अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक हो जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये चयन की समस्या, जिसको ये मुख्य आर्थिक समस्या बताते हैं, ये सार्वभौमिक है। मतलब विश्व के किसी को, आर्कटिक में चले जाइए या अंटार्कटिका में चले जाइए, इंडिया की बात करिए या आप इंदिरा पॉइंट पे चले जाइए या एकदम बिल्कुल जो है नॉर्थ में चले जाइए, कश्मीर में ऊपर जो भी पॉइंट हो, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, हर जगह इसकी उपस्थिति मिलेगी। मतलब इसका नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, या इसका जो है प्रकृति क्या है, सार्वभौमिक है। ठीक है बच्चों, तो रॉबिन्स इस संबंध में ना जो इस चयन की समस्या के संबंध में एरिक रॉल क्या कहते हैं कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा के समर्थन में, और उसकी जो समस्या है चयन की समस्या, उसके संबंध में एरिक रॉल कहते हैं कि सभी प्रकार के समाज एवं समुदाय में ये चयन की समस्या होती ही होती है। अर्थात ये इसका स्वरूप सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। ठीक है, और इस संदर्भ में वो बड़ा विशिष्ट तथ्य कहते हैं कि रॉबिन्स क्रूसो अभी आप लोगों ने कौन पाई था वो देखा था आप लोगों ने पिक्चर, जिसमें कि एक लड़का जो है समुद्र में जाता है और वो बिछड़ जाता है, जहाज समुद्र की एक छोटी सी नाव लेकर के वो समुद्र में भटकता रहता है और अपने योग्यता, अपने कौशल, अपने जो है प्रत्युत्पन्न मति कहिए, मतलब किस स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, इससे अपने जीवन की रक्षा करता है और सस्टेन करता है वो। इसी तरह से रॉबिन्स क्रूसो भी एक आदमी है जो कि 22 साल तक इसी तरह से कहीं यात्रा पर जाता है, बिछड़ जाता है,
एक छोटी सी नाव में जो है वो 22 साल तक जहाँ जाता है जंगल, मतलब एकदम निर्जन स्थान, बड़ी विकट परिस्थितियां, लेकिन अपने सूझबूझ से वो 22 साल तक का अपना जीवन जो है वो बिताता है और जिंदा रहता है, अपने आप को सस्टेन रखता है। ठीक है, तो रॉबिन्स क्रूसो जैसा निर्जन प्रदेश हो वहां भी ये चैन की समस्या होगी। ठीक है, या फिर सेंट्रल अफ्रीकन जो है कॉन्टिनेंट है उसकी जंगली एवं असभ्य जातियां हो, या भारत के आदिवासी समुदाय जो हो, जारवा ओंग, जो कि कभी नजर ही नहीं आते हैं। ठीक है, सबको इस चैन की समस्या से जूझना पड़ता है। तो चैन की समस्या क्या है बेटा? सार्वभौमिक है, और सिर्फ सार्वभौमिक नहीं है, सार्वकालिक भी है। एलेक मैकफई जो है ये जो है एलेक मैकफई साहब, ये दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा का समर्थन करते हुए, जो कि रॉबिन्स के द्वारा दिया गया था, उससे ये इतने प्रभावित हुए कि रॉबिन्स की दुर्लभता की परिभाषा के संबंध में ये क्या कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा अंतिम है। रॉबिन्स के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा ये अंतिम परिभाषा है, मतलब इससे बेहतर। कहने का क्या मतलब क्या है? इससे बेहतर तो अब आ ही नहीं सकता है। जब हमारे मन में ये विचार आ जाए तो कहेंगे ये तो लास्ट है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की दुर्लभता की परिभाषा से इतने ज्यादा वो मुग्ध हैं, ठीक है, कि एलन मैकफई कहते हैं कि रॉबिन्स की दुर्लभता की परिभाषा के संबंध में कहते हैं कि रॉबिन्स की परिभाषा अंतिम है, इस विषय पर और कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बचती। ठीक, तो ये सभी समर्थक हैं दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, उद्देश्य चाहे अच्छे हो या बुरे, अर्थशास्त्र का उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं होता। यह मत किसका है? Whether the objectives are good or bad, economics has nothing to do with the objectives. Whose opinion is this? ठीक, whose opinion is this? किसका है? मार्शल का है, पीगू का है, रॉबिन्स का है, कैनन का है। इसमें आंख बंद करके लगाइएगा, रॉबिन्स का है। दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी गई है उसमें इसके पहले ही हम लोगों ने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते समय हमने आपसे कहा था जिसमें हाँ किस पुस्तक में अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा दी गई है, प्रतिपादित की गई है रॉबिन्स के द्वारा, उस प्रश्न की चर्चा करते समय हमने आपसे कहा था कि उस पुस्तक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उसी पुस्तक में परिभाषा देने के साथ साथ जो दूसरा अन्य विवेच्य विषय है उस बुक का, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जिसमें अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा रॉबिन्स ने दी थी, उसमें परिभाषा की विवेचना की गई है अर्थशास्त्र की। दूसरा क्या है कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे किया जाना चाहिए कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की दृष्टि से किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब, और इसमें यह स्पष्ट कहते हैं कि अर्थशास्त्र को पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की दृष्टि से ही अपने समस्याओं का अपने क्षेत्र में अपना जो है प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य चाहे अच्छे हो या बुरे, इसका तो विचार ही नहीं करता कि साध्य क्या है, अच्छे हैं कि बुरे हैं। वो कहता है जो है, जो हमारे सामने है उसके बारे में अध्ययन करना। और सामने क्या है कि सीमित साधन है, सामने क्या है, इच्छाएं बड़ी असीमित हैं। तो अर्थशास्त्र क्या है, वो असीमित इच्छाओं और सीमित साधनों में इस प्रकार का बेहतर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे मनुष्य की अधिकाधिक इच्छाओं की पूर्ति करके एक तरफ जहां व्यक्तिगत कल्याण में वृद्धि की जा सके वहीं सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि किया जा सके। ऐसा कहना है अर्थशास्त्र की दुर्लभता केंद्रित परिभाषा के अंतर्गत लियोनेल रॉबिन्स महोदय का। ठीक है, तो वो इस संदर्भ में कहते हैं कि उद्देश्य की अच्छाई और बुराई इसका निर्णय करना, मूल्यात्मक निर्णय करना, वैल्यू जजमेंट जो है वो अर्थशास्त्र की विषय क्षेत्र की, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ही नहीं है, क्षेत्र में आता ही नहीं है। अर्थशास्त्र तो जो है उसका निराकरण करने का, उसका समाधान करने का, उसमें बेहतर करने का प्रयास करता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये संबंध है बच्चों रॉबिन्स का। ये अर्थशास्त्र को साध्य निरपेक्ष बताते हैं, मतलब साध्य अच्छा है कि बुरा है इससे अर्थशास्त्र का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये क्या है कि समस्याएं, इच्छाएं अनेक हैं, संसाधन सीमित हैं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, इसके कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है। उस चयन की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है, ये उस समस्या का समाधान कैसे करना है अर्थशास्त्री मात्र इसके विषय में सोचता है। ये नहीं सोचता है कि ये भला होगा कि बुरा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्डर नामक पुस्तक निम्न में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई थी?
4 पुस्तकें पहले हम लोगों ने पढ़ा था, एक एन एसे ऑन इकोनॉमिक साइंस एंड एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये था। अब एक और पुस्तक आई, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। मतलब कुल मिलाकर के रॉबिन्स के नाम से 6 बुक्स हैं। 6 बुक्स किसके नाम से है बेटा? रॉबिन्स के नाम से है, लियोनल रॉबिन्स, लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स के नाम से है। क्लियर? तो ये पुस्तक जो है ये लियोनल रॉबिन्स की है। यहां पे गलत आ गया है, इसको आप लोग रॉबिन्स बना लीजिएगा, रॉबिन्स, ठीक है। पूरा लिखना होगा तो लियोनल रॉबिन्स कर दीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर है? तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प क्या हो गया सही बेटा बच्चों? वो हो गया लियोनल रॉबिन्स, ऑप्शन सी। द बुक टाइटल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्डर हैज बीन रिटन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। क्लियर? इसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्न में से किस अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्स की आलोचना इस आधार पर की कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र को मूल्य निर्णय, जैसे हमने आपसे कहा ना, साध्य निरपेक्ष सिद्ध करते हैं, अर्थशास्त्र को साध्य तटस्थ सिद्ध करते हैं, ठीक है, मूल्य रहित मानते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के चर्चा ही नहीं करते, वो उसको अनुचित मानते हैं, ठीक है। इसी संबंध में प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्स की आलोचना इस आधार पर की कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र को मूल्य निर्णय मतलब क्या होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मतलब ये क्या हो गया? क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए से मतलब नहीं है, क्या है उसके ऊपर ध्यान देना है, क्या होना चाहिए। अगर इस तरह से हम किसी समस्या पे विचार करते हैं तो ये इसमें मूल्य भी शामिल है कि गलत अगर परिणाम निकलता है तो उसको नहीं करना है, उसको सकारात्मक करना। अगर सकारात्मक या मतलब बेहतर परिणाम आता है तभी करना है, ठीक, कल्याणकारी परिणाम आता है तभी करना है। अब शराब का उत्पादन करने वाला शराब उत्पादक अगर ये सोच ले, मूल्य निर्णय ले ले, तो शराब का उत्पादन ही नहीं करेगा। वो कहता है हाँ भाई संसाधन सीमित है, बहुत से लोगों को अपना गम गलत करना है, तो गम गलत करने के लिए इसकी श्रेणी में आएंगे और इसलिए जितना गम बढ़ेगा, जितना ही समस्या बढ़ेगी, उतना ही लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे और उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। वो ये सोचता ही नहीं है कि इसका प्रभाव क्या जाएगा, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समाज में इसका प्रभाव कैसा जाना चाहिए जाएगा। वो कहता है हाँ मांग है तो उसकी पूर्ति करेंगे, क्या है इसके बारे में विवेचन करना, विश्लेषण करना, ठीक है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का काम है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब आदर्श रूप में सोचना, अरे भाई फलाने जो है ये शराब का उत्पादन कर रहे हैं, समाज के लिए बड़ा हानिकारक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये साध्य निरपेक्ष विश्लेषण का पक्ष लेते हैं, मतलब ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, साध्य निरपेक्ष का ये या मूल्य निरपेक्ष का ये, ठीक है। तो इसमें आ गए, निम्न में से किस अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्स की आलोचना इस आधार पर की है कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र को मूल्य निर्णय से स्वतंत्र मानते हैं। बहुत से अर्थशास्त्री हैं कहते हैं कि नहीं भाई हमें अर्थशास्त्री को किसी प्रकार का ऐसा विश्लेषण नहीं करना चाहिए जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव जाए, समाज के लिए वो हानिकारक सिद्ध हो। तो हानिकारक सिद्ध हो या कैसा प्रभाव जा रहा है, क्या होना चाहिए अर्थ में आता है, ये आदर्श वाली स्थिति है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है। और इस आदर्श वाली स्थिति में मूल्य निर्णय शामिल हैं, मतलब ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये किसके आधार पर हो रहा है, ये मूल्यों के आधार पर हो रहा है। मूल्यों के आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं तब हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा आदर्शात्मक स्थिति है, ठीक है। तो बहुत से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र का अध्ययन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के दृष्टि से करते हैं, ठीक है, क्या होना चाहिए इस दृष्टि से करते हैं। और इस कारण से चूंकि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के समर्थक हैं लियोनल रॉबिन्स, तो इनकी आलोचना कुछ अर्थशास्त्रियों ने किया है, उसी को यहाँ पे पूछ रहा, निम्न में से किस अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्रियों ने रॉबिन्स की आलोचना इस आधार पर की कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र को मूल्य निर्णय से स्वतंत्र मानते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट या इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज रॉबिन्स ऑन द बेसिस दैट रॉबिन्स कंसीडर्स इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम वैल्यू जजमेंट से स्वतंत्र मानते हैं। इसमें प्रोफेसर डर्बिन ने भी किया है, प्रोफेसर फ्रेजर ने भी किया है, श्रीमती बारबरा बूटन ने भी किया है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इस विकल्प का उत्तर हो गया बच्चों। क्लियर? उपयुक्त सभी प्रश्न नंबर 10, मतलब मूल्य निरपेक्ष अर्थशास्त्र का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होकर के, अर्थशास्त्र को अपना अध्ययन, अपना विश्लेषण, अपना विवेचन मूल्य निरपेक्ष होकर के करना चाहिए, ठीक है। जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुरूप अपना विश्लेषण, विवेचन और
प्रयास करना चाहिए, ये ऐसा कहते हैं। और इसके कारण इनकी आलोचना करने वाले कुछ अर्थशास्त्री हैं, और उन अर्थशास्त्रियों में मुख्य नाम किसका है? प्रोफेसर डर्बिन ने, प्रोफेसर फ्रेजर ने, श्रीमती बारबरा बूटन ने, सबने जो है अर्थशास्त्र को लियोनल रॉबिन्स के दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में इस दृष्टिकोण का कि अर्थशास्त्र को मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, साध्य निरपेक्ष होना चाहिए, इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, मूल्य निरपेक्ष करके ये अर्थशास्त्र के अध्ययन के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं, कहते हैं लोग कि मूल्य निरपेक्ष बना देते हैं। मूल्य निरपेक्ष मतलब कि जो समस्या सामने आती है उसका समाधान बिना उसके उचित अनुचित का निर्णय लिए ही अर्थशास्त्री को करना चाहिए, मतलब जो वस्तुतः है उसी के संबंध में अपना प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है प्रश्न नंबर 10। अब समय हो गया है ज़्यादा, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए आप लोगों को हम इसी प्रश्न के उस पर करते हैं इस सेशन को समाप्त, और आगे नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जो रेस्ट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग करेंगे। कोशिश ये किया जाएगा कि इसको जल्दी, मतलब 1 घंटे में कम से कम या 45-50 मिनट में 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन हम लोग अपना इस सेशन में, 1 घंटे के सेशन में, 45 मिनट के सेशन में, 50 मिनट के सेशन में सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहें कि ये जो मूल्य निरपेक्ष निर्णय की जो बात करते हैं, साध्य तटस्थ है, ऐसी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना भी की है। ठीक है, तो रॉबिन्स के साध्य निरपेक्ष दृष्टिकोण के संबंध में रॉबिन्स के आलोचक जो जिस आधार पर रॉबिन्स की आलोचना करते हैं वो ये है कि वो कहते हैं कि यदि एक रॉबिन्स की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के संबंध में कहा है, उन्होंने ये कहा कि यदि इसको पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, ठीक है, रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना करते हुए इनके जो प्रमुख आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि यदि रॉबिन्स की दुर्लभता केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा को स्वीकार कर लिया जाए, पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, तो अर्थशास्त्र निश्चय ही एक विशुद्ध विज्ञान बन करके रह जाएगा। ठीक है, विज्ञान में मूल्य नहीं होता, जो है वो है। H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक का एक परमाणु मिलकर के पानी का एक अणु बनाएगा। ठीक है, ये होगा ही होगा। अब उसमें वो गलत हो, उसका प्रभाव अच्छा हो, गलत हो, नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, इससे कोई मतलब विज्ञान का नहीं होता है। तो आलोचक इनके जो हैं रॉबिन्स के इस दृष्टिकोण के कि अर्थशास्त्र जो है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तौर पे उसको देखा जाना चाहिए, साध्य निरपेक्ष होना चाहिए, इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यदि ऐसा मान लिया जाए तो अर्थशास्त्र निश्चय ही एक प्योर साइंस बन करके रह जाएगा, और ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्र केवल आर्थिक नियमों का निर्माण मात्र करेगा। व्यवहारिकता से अर्थशास्त्र का तब कोई संबंध नहीं रह जाएगा, उसका व्यवहारिकता से संबंध पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ऐसा इनके आलोचक अर्थशास्त्री कहते हैं। आलोचकों का इस संबंध में ये कहना है कि अर्थशास्त्र का काम केवल उपकरणों का या यंत्रों का, टूल्स का निर्माण नहीं कर रहा है, ऐसे टूल्स जो कि आर्थिक समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के आलोचक अर्थशास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं, इनके इस दृष्टिकोण को आधार बना करके कि अर्थशास्त्र को मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए, अर्थात मूल्यों से रहित होना चाहिए, अर्थात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की चर्चा की बात करते हैं ये। तो इसमें आलोचकों का इस संबंध में क्या कहना है? आलोचकों का इस संबंध में कहना है कि अर्थशास्त्र का काम केवल उपकरणों का या यंत्रों का, आर्थिक उपकरणों या यंत्रों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उन उपकरणों का प्रयोग करना भी है। बारबरा बूटन जो कि एक मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो इस संबंध में कहती हैं कि अर्थशास्त्री अधिकांश समय सैद्धांतिक उपकरणों के निर्माण में ही अपना समय लगा देते हैं और उन उपकरणों के व्यवहारिक उपयोग करने में बिल्कुल उदासीन होते हैं। ठीक है, और इन आलोचनाओं के संदर्भ में अपनी जब ये आलोचनाएं होने लगी ना, इनके मूल्य निरपेक्षता को आधार बनाकर के आलोचना होने लगी, तो इनको भी लगा कि हाँ, एकदम मूल्य निरपेक्ष तो नहीं हुआ जा सकता है। इंसान है तो इंसान के व्यक्तित्व के अंतर्गत एक हिस्सा उसका मूल्य निर्णय भी होता ही होता है, क्योंकि वो किसी समाज में रहता है, किसी विशेष परिवेश में रहता है, किसी विशेष परिस्थिति में रहता है, किसी विशेष समय के अधीन रहता है,
और उसके अंतर्गत उस समाज की कुछ निर्णय होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, और ठीक है, उन मूल्यों का पालन करना उस व्यक्ति से आवश्यक समझा जाता है। ठीक है, तो मूल्य जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में अंतर्निहित है, इससे बिल्कुल पूरी तरह से इससे आंख नहीं बंद की जा सकती है या इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इन आलोचनाओं के संदर्भ में जो कि रॉबिन्स के इस मूल्य निरपेक्षता के दृष्टिकोण के अंतर्गत दी गई है, की गई है, उसके संबंध में जब विवेचन करते हैं, अंतरावलोकन करते हैं, आत्मावलोकन करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, इसमें कुछ तथ्य तो है। और इसके संदर्भ में ये अपनी पुस्तक, रॉबिन्स जो है अपनी पुस्तक इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंटरनेशनल ऑर्डर, जो कि 1937 में प्रकाशित होती है, रॉबिन्स कहते हैं कि आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब आर्थिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छा कहा जाता है ना कि मूल्य निरपेक्ष है अर्थशास्त्र का अध्ययन, अर्थशास्त्री को मूल्य निरपेक्ष होकर के करना चाहिए। और साथ ही कहते हैं कि सीमित साधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि ये मनुष्य के अधिकाधिक इच्छाओं की पूर्ति करके उसके कल्याण को अधिकतम किया सके। तो यहाँ पे एक मूल्य आ ही गया, मनुष्य का कल्याण यहाँ मूल्य के रूप में देख रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साध्य निरपेक्ष या मूल्य निरपेक्ष अर्थशास्त्र के विश्लेषण पर जोर देने वाले अर्थशास्त्री रॉबिन्स के विवेचन में दुर्लभ ये जो मूल्य सापेक्षता है वो चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजे से, यहीं कहीं खिड़की से कहीं एक पल्ला खुला रह गया, वहां से अंदर आ गया है। ठीक है, तो उससे वो बच नहीं पाया है। चलिए बाकी का प्रश्न जो है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, प्रोफेसर डर्बिन, प्रोफेसर फ्रेजर, श्रीमती बारबरा वुटन, सर विलियम बेब्रिज इत्यादि ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो ये सभी जो है मार्शलवादी हैं और उद्देश्यों के प्रति अर्थशास्त्र के का तटस्थ रवैया अपनाए जाने के रॉबिन्स के दृष्टिकोण का विरोध करते हैं, उसको अनुचित मानते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार रॉबिन्स की परिभाषा अगर उस मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण के आधार पर अर्थशास्त्र का विवेचन किया जाए तो अर्थशास्त्र रॉबिन्स की परिभाषा जो है वो अत्यंत संकीर्ण हो जाएगी, बहुत सीमित और संकुचित हो जाएगी। रॉबिन्स के साध्य तटस्थ दृष्टिकोण के कारण इन आलोचक अर्थशास्त्रियों की आलोचना जो है वो ये है कि रॉबिन्स अर्थशास्त्र एवं आचार शास्त्र या कहिए नीति शास्त्र, आचार शास्त्र कहिए या नीति शास्त्र कहिए, ठीक है, दोनों एक ही है, तो अर्थशास्त्र एवं नीति शास्त्र के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी कर देते हैं। ठीक है, जो कि उचित नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम लोग है इसमें 10 प्रश्न और करेंगे और इन 20 प्रश्नों के आधार पर इस परिभाषा का कोई ऐसा पक्ष नहीं बचेगा जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए और आप जो है उससे अवगत ना हो। आपकी समझ एकदम स्पष्ट रूप से विकसित हो जाएगी। इन 20 प्रश्नों के करने के क्रम में जो हम लोग विश्लेषण करेंगे उस विश्लेषण का जो विवेचन किया जाएगा आपकी इस क्लास में, स्पष्टीकरण दिया जाएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा में जितने प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, गुंजाइश होती है, उन सबको यहाँ पे हम लोग शामिल कर लेंगे। और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के सभी पक्षों से बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे और लेक्चर भी ले लेंगे, आधे घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, आधे घंटे का, और उसको जो है आपको PDF नोट दे दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़िए, पढ़ते जाइए। कब तक? जब तक मंजिल मिल न जाए तब तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को निरंतर इस क्लास से जुड़े रहेंगे। इस क्लास के बारे में अगर हम आपसे कहें तो बच्चों ये टेलीग्राम का नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर ये वीडियो किसी ऐसे सज्जन तक पहुंचती हो जो कि इस क्लास को देखना चाहते हैं, इस क्लास से प्रॉपर्ली जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके और हमारे परिवार, हमारे समूह जो कि एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।